Welcome to Immunology. Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well and fine. बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर हमने एंड कर दिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से। अब हमने क्लास स्विचिंग को थोड़ा सा डिटेल में और एक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करना था और ये डायग्राम देखनी थी। ये वही डायग्राम है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रीवियस चैप्टर्स में, जब हमने आपको एंटीबॉडी का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि IgM बन रही होती है। जब पहले ये वाली डायग्राम ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, ये उसी से रिलेटेड दो तीन बातें हैं, न्यू इजाफा है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब हैवी चेन बन रही होती है किसकी, एंटीबॉडी की। हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था, फिर हमने उसके जीन्स के बारे में पढ़ा था कि एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन और कॉन्स्टेंट रीजन हैवी चेन का कैसे बन रहा होता है। तो हैवी चेन में जब हमने जो है ना ये वेरिएबल रीजन बन रहा होता था और ये कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट रीजन बन रहा होता था हम उसमें सी म्यू पढ़ते थे, सी डेल्टा, सी गैमा, सी एप्सिलॉन और सी अल्फा पढ़ते थे। ओके, यहाँ तक हम बहुत क्लियर थे। और वेरिएबल पोर्शन जो बनाता था वो वेरिएबल, डाइवर्स और ज्वाइनिंग मिलकर बनाते थे। वेरिएबल में अलील्स कितने थे, V1 से V45 तक अलील्स थे, और डाइवर्स में D1 से D23 तक, और ज्वाइनिंग में 1 से 6 तक। अच्छा, अब हमारा मेन फोकस है कांस्टेंट पे। हमने यहाँ पर पढ़ा था जो कटिंग करता था ना जो एंजाइम, वो होता था रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसको RAG1 और RAG2 भी कहते थे। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने कहा है जो कांस्टेंट रीजन को यहाँ पर ये बता रहे हैं, उस चैप्टर में नहीं बताया था। कांस्टेंट रीजन को जो कटिंग करते हैं ना कांस्टेंट रीजन की, उसका नाम होता है AID। कांस्टेंट रीजन को कटिंग करने वाला जो एंजाइम होता है वो AID होता है। अच्छा, अब हमें ये बात पता है, ऑलरेडी हम श्योर हैं, हमें पता है हमारे जो बी सेल जब मेच्योर होते हैं उनके ऊपर जो BCR रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली IgM होती है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको न्यू और ना IgM एक्ट एज अ BCR रिसेप्टर, बी सेल का रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? क्योंकि सबसे पहले कांस्टेंट म्यू जो है ना वही होता है नंबर 1 पे, तो इस वजह से पहले वो आता है और हमारे पास जब बी सेल मेच्योर होते हैं उनके पास IgM होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें पता है, बी सेल की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बी सेल की मैचुरेशन कहाँ होती है। मैच्योर हो रहे हैं ना तो ये हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर। जब ये बोन मैरो से बाहर निकलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, सप्लीन में, लिम्फॉइड टिश्यू में और गैल्ट में, जो कि पेयर्स पैचेस है, वहाँ जाके रिजाइड करते हैं, वहाँ जाके अपना स्टे करते हैं। तो जो रास्ते में इनके पास ना IgD भी आना शुरू हो जाती है। तो IgD और IgM बहुत एक्ट एज अ BCR रिसेप्टर, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अब ये बी सेल है ना, ये IgM लगी हुई थी, अब इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता IgD भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगी कटिंग, परमानेंटली कटिंग हो जाएगी। अब दोबारा ज़िंदगी में अब हम एडल्ट हैं, हम वो पर्सन है, हमारे पास ना अब IgM है ना IgD है। हमारे पास अगर बनेगी भी सही ना, क्लास स्विचिंग हो जाएगी ना एक बार IgM से IgG तक, तो दोबारा IgM नहीं बन सकती। IgM IgG में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन IgG IgM में नहीं, क्योंकि यहाँ से कटिंग हो चुकी है और ये निकल चुका है ये पार्ट। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, एज रिसेप्टर्स टू IgM एंड IgD दोनों एक्ट कर रहे होते हैं BCR रिसेप्टर के तौर पे। हमने अब तक मैंने आपको बताया था IgM एक्ट कर रहा होता है, लेकिन IgD आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और वो भी, उसकी भी कटिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ AID एंजाइम। अब एक और पॉइंट, इसकी जो एक और मज़े का पॉइंट ये है कि ना अब एक बार तो IgM आ गई और बी सेल ये जाके हमारे लिम्फॉइड टिश्यू में रिजाइड कर रहे हैं, बी सेल फॉलिकल में रिजाइड कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने करनी है क्लास स्विचिंग, जब इसके पास T सेल आता है और T सेल इसको T फॉलिकुलर हेल्पर सेल इसको इंटरल्यूकिन 21 देता है और साथ में CD40 लाइगेंड दिखाता है और इसके ऊपर होता है CD40 रिसेप्टर। ये दो हेल्प करता है कि बेटा जी तुमने एक्टिवेट होना है और एंटीबॉडीज बनानी है। जो CD40 लाइगेंड है ना बेसिकली वो हेल्प करता है क्लास स्विचिंग में। IgM से IgG, CD40 लाइगेंड एज अ सिग्नल काम करता है कि बेटा जी, सिग्नल काम करता है कि भाई आपने ना क्लास स्विचिंग करनी है, आपने IgM से IgG में कन्वर्ट होना है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से टेक्निकल बात है बट अच्छे बच्चों को तो समझ आ ही गई होगी। इम्यूनो मुझे लगता है एंजॉय करके ही पढ़नी चाहिए, एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ो, या एज अ तुम लोग स्टोरी पढ़ो, एज अ तुम लोग ये समझो कि अल्लाह ताला ने कैसे हमारे अंदर इतनी प्यारी सी सेल्स रखे हैं और वो इतने प्यारे तरीके से काम कर रहे हैं। ओके,
अब स्टोरी यही है कि यहाँ से ये कटिंग हो गई है, आईजीएम ने आईजीजी में कन्वर्ट होना है। ये सिग्नल कौन दे रहा होता है? टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आके CD40 लाइगेंड से सिग्नल देते हैं। अब एक मज़े का सिंड्रोम है, बुक में लिखा हुआ है, वो मैं दिखा दूँ पहले, एक मिनट। यस, अब हम जूम इन करते हैं अपनी भी और फिर आगे पढ़ते हैं। अब ना इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। अगर आपकी ना जेनेटिकली डेफिशिएंसी है, CD लाइगेंड नहीं है आपके टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल में, कोई म्यूटेशन की वजह से आप CD40 लाइगेंड नहीं है, आपके पास ना सिग्नल नहीं जाएगा और आपकी क्लास स्विचिंग नहीं होगी। जब क्लास स्विचिंग नहीं होगी तो आपका बी सेल पर सिर्फ IgM रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए, वो IgG में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस वजह से वो कहते हैं कि जो बी सेल होते हैं वो IgG भी नहीं बना सकते, IgA और IgE नहीं बना सकते, और IgM का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, हाई इम्यूनोग्लोबिन IgM ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये वाला हाइपर IgM सिंड्रोम मैंने आपको इस चैप्टर में भी थी पूरी डेफिनेशन, रुक जाओ मैं दिखा देती हूँ पहले, एक मिनट, कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले भी हमने एक जगह हाइपर IgM सिंड्रोम इस चैप्टर में पढ़ा था, जब मैंने आपको बी सेल्स एंटीबॉडी के बारे में बताया था, क्लास स्विचिंग के बारे में पढ़ाया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ हो बच्चे आप, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? Where are you IgM syndrome? Where are you बच्चों? अच्छा, ये वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम थे जो कि मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, और एक्सलिंग गैमा ग्लोबिनिमिया भी पढ़ा हुआ है। क्लास स्विचिंग ये है, क्लास स्विचिंग हमने यहाँ पढ़ी थी, और IgM सिंड्रोम के बारे में हमने, रुक जाओ मैं देख के बताती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस चैप्टर में है, हमारे चैप्टर नंबर 60 में है, फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल में मैंने हाइपर IgM सिंड्रोम के बारे में बात की थी कि वहाँ CD40 लाइगेंड में म्यूटेशन आ जाएगी जिसकी वजह से क्लास स्विचिंग नहीं होगी और IgM ज़्यादा हो जाएगी और IgG, IgD, IgE और IgA नहीं बन पाएगी। तो ये वही वाली बात है हाइपर IgM सिंड्रोम, और आप इसको एज अ हाईलाइट कर लो कि इसमें IgM ज़्यादा हो जाती है क्योंकि क्लास स्विचिंग नहीं हो रही, CD40 लाइगेंड में मसला है। अच्छा, अब एक और मज़े की बात आई हुई है कि ना जो बी सेल क्लोन्स डिवाइड्स हो जाते हैं, क्लास स्विचिंग भी कर लेते हैं, हाइपर म्यूटेट। अब मतलब जब टी सेल्स आके एक्टिवेट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, CD40 लाइगेंड दिखाते हैं, इंटरल्यूकिन 21 दिखाते हैं, तो 3 काम हो रहे होते हैं। उसकी बी सेल अपना नंबर बढ़ाते हैं, क्लास स्विचिंग करते हैं, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। जब ये तीनों काम कर लेते हैं ना बी सेल, इसका मतलब ये बहुत अच्छे बी सेल्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे बी सेल्स, बहुत अच्छे से मुराद इनके बहुत स्पेसिफिक हैं और लॉन्ग लिव्ड एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं हमारे ना बी सेल, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लिम्फ नोड पढ़ाया था, स्प्लीन पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था बेटा जी जहाँ बी सेल रह रहे हैं उस जगह को कहते हैं बी सेल फॉलिकल। अब ना बी सेल फॉलिकल में ये ना अपनी एक स्पेस बनाते हैं, अपनी एक जगह बनाते हैं अच्छे बी सेल्स की, जिनको टी सेल ने एक्टिवेट किया है। तो ये जर्मिनल सेंटर कहते हैं, ये वहीं जाके रिजाइड करना शुरू कर देते हैं। बस एक ऐसे समझो अच्छे बी सेल से मुराद जिसको टी सेल ने आके खुद एक्टिवेट किया है ताकि वो एक स्पेसिफिक और लॉन्ग लिव एंटीबॉडी बनाए, तो जर्मिनल सेंटर में जाकर रह लेते हैं। तो यहाँ पर एक जर्मिनल सेंटर का वर्ड है, ये वही बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद एड इंजाइम के बारे में है कि इसकी कटिंग के लिए कांस्टेंट की एड के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडाइन डीएमाइनेज कहते हैं, इसको याद कर लेना। अच्छा जी, हाँ, अब इरिवर्सिबल स्विचिंग किसे कहते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, जब IgM से एक बार IgM से IgG बन जाएगी तो दोबारा से इरिवर्सिबल नहीं हो सकता, IgM दोबारा नहीं बनती, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट रीजन म्यू है, उसके बाद कांस्टेंट रीजन डेल्टा है, उसके बाद हमारा कांस्टेंट रीजन कौन सा होता है हमारा गैमा। तो यहाँ से कटिंग हो जाती है एड एंजाइम, तो इस वजह से दोबारा IgG IgM में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसको कह रहे हैं इरिवर्सिबल क्लास स्विचिंग। इरिवर्सिबल क्लास स्विचिंग हो गया ऑलरेडी, हमें पता चल गया। अब मज़े की बात क्या है, अब मज़े की बात क्या है, 2-3 MCQs हैं, कवर अप करते हैं, आसान सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको रीड आउट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रीड आउट करते हैं अभी जल्दी से इंशाल्लाह। अब ना क्वेश्चन अराइज होता है कि ना कैसे पता चलेगा कि इस टाइम IgG बननी है, इस टाइम IgA बननी है और इस टाइम IgE बननी है, कब पता चलेगा। अच्छा, एक तो हम लोगों ने ना ये टेबल पढ़ी थी चैप्टर नंबर 60 में, मैंने आपको ये याद कराया था कि ना जब इओजिनोफिल आते हैं तो हमें पता है इओजिनोफिल कह रही हूँ, जब पैरासाइट आता है और हमारे पास क्या होता है, पैरासाइट आ रहा होता है और एलर्जी हो रही होती है, हाइपर सेंसिटिव
एक्टिविटी हो रही होती है तो हमारे पास टी हेल्पर 2 कन्वर्ट होता है और वो इयोसिनोफिल और मास्ट सेल को बुलाता है, इंटरल्यूकिन 5, 9 और 4 और 13 को रिलीज करके, और इयोसिनोफिल को बुला रहा था। और हमें पता है पैरासाइट में क्या होता है, बेसिकली IgE आती है। और मैंने आपको पैरासाइट जब करवाया था ना तो मैंने ये कहा था साथ में एंटीबॉडीज़ भी बन रही होती हैं। और हमें ये पता है जब पैरासाइट आता है एक तो इयोसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा IgE जो है ना इम्यूनोग्लोबिन भी ज़्यादा हो जाती है। मेरे स्टिकी नोट्स ऊपर गए। तो यहीं से अगर आपको ये टेबल आती है ना तो ये वाली बातें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। अच्छा, अब टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल कहाँ आ जाता है, बी सेल फॉलिकल के पास, बी सेल जोन पे आता है। वहाँ क्या पड़े हुए हैं, हमारे बी सेल पड़े हुए हैं जिनके पास अभी, जो कि नाइव है। नाइव किसे कहते हैं, जिन्होंने अभी तक एंटीजन नहीं देखा। अच्छा, सिग्नल 1 तो आया हुआ है, उनके पास एंटीजन है सिग्नल 1। अब टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल इसकी हेल्प करने आए हैं कि पहले बी सेल इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर ये इसकी हेल्प करता है। इसको हेल्प में क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, इंटरल्यूकिन 21 तो ज़रूर ही देगा, और साथ में CD40 लाइगेंड देखा ताकि ये क्लास स्विच करे। एक तो CD40 लाइगेंड और ये भी हेल्प कर रहे हैं। तीसरा ये ना अपने साथ ना स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने, याद रखना इस बात को, अगर इसने, बुक में ये बातें वैसे लिखी हुई हैं, अगर इसने इंटरफेरॉन गैमा दिया साथ में, इन दोनों के साथ इन प्लस इंटरफेरॉन गैमा दिया तो IgG बनेगी। और अगर इसने म्यूकस साइटोकाइन निकाले, म्यूकल नहीं होते क्योंकि IgA कहाँ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। अगर कोई मसला हो गया तो ये म्यूकल साइटोकाइंस निकालेगी। अगर म्यूकल साइटोकाइंस इसने दिए साथ में तो क्या होगा, IgA बनेगी। और अगर इसने इंटरल्यूकिन 4 दिया, आपको याद है ना टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 4 भी देते हैं, और अगर इसने इंटरल्यूकिन 4 साथ लेकर आया तो इसका मतलब IgE कन्वर्ट होगी। अच्छा, मैंने जिस तरीके से याद किया वो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि हमें पता है जब टी हेल्पर 1 बन रहे होते थे, इंटरफेरॉन गैमा जब निकलता था ना तो मैंने आपको कहा था बी सेल भी एक्टिवेट होते हैं और IgE बनती है। तो जब टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आ रहे होते हैं ना, वो अपने साथ किसको, इंटरफेरॉन गैमा को लेकर आते हैं और IgG बनती है। और जब टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल आ रहे होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 को लेकर आते हैं और IgE बनती है। इयोसिनोफिल भी तो तब ज़्यादा होते हैं ना जब पैरासाइट हो। और जब टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल अपने साथ क्या लेकर आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के कुछ लेकर आते हैं ताकि वो IgA बना सकें। अच्छा, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि हाँ जी, अब साइटोकाइंस की बेस पर जो है ना क्लास स्विचिंग भी होती है। साइटोकाइंस की बेस पर भी क्लास स्विचिंग होती है। जैसे साइटोकाइंस की बेस पर हमारे टी सेल्स डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, सेम एग्जैक्टली ऐसे होता है कि इंटरल्यूकिन 21 सब में है। देखो, इंटरल्यूकिन 21, इंटरल्यूकिन 21, इंटरल्यूकिन 21 सब में। अगर साथ में इंटरफेरॉन गैमा आएगा तो IgG बनेगी, इंटरल्यूकिन 4 आएगा तो IgE बनेगी, जो कि TH2 में, ये मैंने आपको बात बताई है, टी हेल्पर 2 वाली इम्यूनिटी में जब पैरासाइट आता है ना तो हमें पता है इयोसिनोफिल भी ज़्यादा होते हैं और साथ में IgE भी ज़्यादा होती है। अच्छा, और अगर इंटरल्यूकिन 21 के साथ म्यूकोजल साइटोकाइंस आएंगे तो IG आएगा, A आएगी। और अगर जीन में कोई मसला आ गया, आपका IgA नहीं बन सकती तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसमें कोई ख़ास नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक हम वाइंड अप कर लिए हैं। अब एक और लाइन इन्होंने लिखी हुई है कि हाइपर वेरिएबल रीजन, मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ अमाइनो एसिड्स जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं ताकि डाइवर्सिटी ऑफ द बी सेल पूल, डाइवर्सिटी का मतलब ये, अगर हमारी बॉडी में ओहो ये जूम ही सही नहीं है, सॉरी फॉर दैट बच्चों, बस एडजस्ट कर लेना। अच्छा जी, अगर हमारी बॉडी में, इसमें क्या है, मैसिवली इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डाइवर्सिटी ऑफ द बी सेल पूल। अगर हमारी बॉडी में जो है ना हमारी बॉडी में अगर ज़िंदगी में हमारी फॉर एग्जाम्पल 70 साल हम जिए और लाख हमारी बॉडी में 1 लाख हमारी बॉडी में जो है ना एंटीजन्स आए हैं, तो बी सेल हर बार एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। तो इतनी डाइवर्सिटी है बी सेल के पूल में ड्यू टू हाइपर वेरिएबल रीजन की वजह से इतनी डाइवर्सिटी है कि हर एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना रही है। बस इतनी सी बात है, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, मेन फोकस है हाँ एफिनिटी मैच्योरेशन क्या होती है और एविडिटी क्या होती है। इसमें भी इतना सी बात है,
मैं ना इसकी ना एफिनिटी मैचुरेशन की डेफिनेशन मैंने अटैच कर दी है, वो आप देखो और सुनो। और उसमें बस यही है कि एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन किसी भी एंटीजन के खिलाफ, एक स्पेसिफिक। वो क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर म्यूटेशन। हाइपर म्यूटेशन की वजह से हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाती है, मतलब उसको पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब भी होता है कि हाइपर एफिनिटी मैचुरेशन है। ओके, ये लाइन ऑलरेडी पता है कि टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल कैसे हेल्प करते हैं इंटरल्यूकिन 21 और CD40 लाइगेंड देकर, जिसकी वजह से लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और लॉन्ग लिव्ड एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक भी होती हैं। यहाँ तक हम लोगों को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ थी और हमने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप कर दिया। अब ये वो डायग्राम है, ये ऑलरेडी मतलब की हुई है यार, इसमें तो कुछ ख़ास ही नहीं है, इसमें बस यही बताया हुआ है। एक मिनट, यस, इसमें क्या है कि एक्टिवेटेड बी सेल हैं जिन्होंने एंटीजन पकड़ा हुआ है। अब टी फॉलिकुलर सेल हेल्पर सेल आए, उनकी हेल्प की, उनको क्या दिया? इंटरल्यूकिन 21 दिया और CD40 लाइगेंड दिया और साथ में स्पेसिफिक और भी साइटोकाइन देते हैं। क्लोनल एक्सपेंशन हुई, हाइपर म्यूटेशन। अब टी सेल जैसे ही हेल्प करते हैं उसमें 3 काम होते हैं। सबसे पहले बी सेल अपने नंबर बढ़ाता है, हाइपर म्यूटेशन करता है और साथ में क्लास स्विचिंग करता है। अच्छा, क्लास स्विचिंग करता है और जब हमारे बी सेल एंटीबॉडी मार लेते हैं तो वो अब जब बी सेल अपना रिएक्शन शो कर देते हैं, मतलब मार देते हैं किसी भी, तो मेमोरी बी सेल बन जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, अब मेन बात आ जाती है व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पांस और व्हाट इज़ द सेकेंडरी रिस्पांस। एज यू ऑल नो, जब हमने टी सेल एंड किया था तो मैंने टी सेल में भी बताया था कि जो बाकी टी सेल्स बच जाते हैं वो सारे टी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब दोबारा कभी भी वो एंटीजन आएगा तो वो एक्टिवेट होंगे उसके खिलाफ, ठीक है। अब सेम एग्जैक्टली बी सेल क्या करते हैं? बी सेल एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं और वो लड़ाइयाँ होती हैं एंटीजन के खिलाफ। जो बाकी बी सेल बच जाते हैं वो मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से दोबारा जब कभी वो एंटीजन आता है तो स्वेयर रिस्पॉन्स शो होता है, जल्दी उसको किल कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आता है, फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आता है जिसमें ना पहले बी और टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, फिर एंटीबॉडीज बनाएंगे। और प्राइमरी रिस्पांस में IgM पहले रिस्पांस शो करती है, ठीक है। उसके बाद IgE, मतलब कि बी सेल पे जब पहले उसने एंटीजन पकड़ता है तो वो IgM पकड़ती है ना, उसके बाद टी सेल आता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसके बाद वो क्लास स्विचिंग करती है। तो बेसिकली प्राइमरी रिस्पांस में जल्दी रिस्पांस नहीं आता क्योंकि पहली मरतबा वो एंटीजन आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी बी सेल्स बने हुए होते हैं, ऑलरेडी पता होता है, जल्दी से रिस्पॉन्स शो होता है, रैपिड और हाई लेवल का होता है, मतलब बहुत स्वेयर रिस्पॉन्स शो होता है। अच्छा, अब इसको रीड दे देते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा ही अच्छे से समझ आ जाए क्योंकि मैंने कंसेप्ट तो दे दिया, कंसेप्ट तो ही बच्चों वाला है। उसके बाद 2-3 बातें हैं और एंड करके ना इंशाल्लाह लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब इसको जूम कर रही हूँ, इसको 1 मिनट यार, यस दिस वन। अच्छा, वो कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में मोस्टली टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है, टी सेल्स की हेल्प की ज़रूरत होती है बी सेल को कि वो एक्टिवेट हो जाएं। दूसरा ये कि जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उसकी हेल्प करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले प्रोलिफरेट करते हैं, उसकी मैचुरेशन होती है और क्लास स्विचिंग होती है, हमें पता है। उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ बताते हैं। अब ये MCQ ज़रा कर लेना, जो फर्स्ट एंटीबॉडी आर डिटेक्टेबल, मतलब जो फर्स्ट रिस्पॉन्स को डेवलप होने में, एंटीबॉडी को डेवलप होने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है, 7 से 10 दिन। और फर्स्ट एंटीबॉडीज़ टू अपेयर इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो फर्स्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पहले IgG ही रिएक्ट करती हैं, उसके बाद टी सेल्स आके जब एक्टिवेट करता है तो वो क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, उसमें ना 3 से 5 दिन बस जल्दी से लगते हैं कि वो, मतलब पहले 7 से 10 दिन लग रहे हैं, अब 3 से 5 दिन लग रहे हैं जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनी और फ़ौरन ही हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी, मतलब अचानक से इतनी सारी एंटीबॉडीज़ ने रिएक्शन शो, क्योंकि वो पहले से बनी हुई हैं, उनको बनने में टाइम नहीं लगता।
उसके बाद कहते हैं कि जो ईच एक्सपोजर एंटीबॉडी टेंड टू बाइंड एंटीजन विद हायर एफिनिटी, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से बी सेल से फिर बाइंड होगा। क्यों? क्योंकि बी सेल ने पहले से उस एंटीजन को पहचाना हुआ था, वो पहले आया हुआ था, वो अच्छे से उसको पकड़ कर रखेगा और जल्दी से IgG बनाएगा, और जो कि बहुत हायर और लॉन्ग परसिस्ट है, हमें पता है। ये हो गया सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस स्टोरी है, समझ लेना, इतना बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एंटीबॉडीज़ के बारे में। अब हमारा जो मेन टर्म, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, तोतली कैसे हो गई हूँ। अच्छा, मेन काम शुरू होता है, वो देखते हैं। ये सारा हमारा भी रहता है। चलो अच्छा, वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर एक ही बात लिखी हुई है, एक MCQ के तौर पर। DTP हम जब वैक्सीन के बारे में पढ़ते थे ना, माइक्रो में हमने वैक्सीन का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें DPT पढ़ा था। DPT क्या होता है? डिप्थेरिया, टेटनस और प्रूराइटस। तो इनकी मिलाकर ना हम ना इनका एंटीजन देते थे मिलाकर, और इनके लिए ना हमारी बॉडी इनको मिलान कर एक ही एंटीबॉडी बना देती थी, इन सबको मतलब ख़त्म कर देती थी। तो बेसिकली वो कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि जब हम एंटीजन किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इकट्ठे, वंस बहुत सारे एंटीजन भी इकट्ठे इंजेक्ट कर लेते हैं, वीक एंटीजन, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन के रखी रहती है, जो कि होता है। अब तो आजकल तो 5 चीज़ों का भी इकट्ठे एक ही वैक्सीन बनी हुई है, 5 मतलब बीमारियों की एक ही वैक्सीन, तो मतलब यही वाली बात की हुई है। अच्छा, अब ये ऑलरेडी हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UHS का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज़ किल कैसे करती हैं अब पैथोजन की। एंटीबॉडीज़ तो बन गई, चाहे GGO, IgA, DO, क्लास स्विचिंग हो गई है। अब मज़े की चीज़ क्या है कि वो कहते हैं कि ये किल कैसे करते हैं। हमें पता है, मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। सबसे पहला तरीका ये तो हम पढ़ के आए हैं, जब हमने न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, बेजोफिल पढ़ा था, हमने कहा था इओजिनोफिल के अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर IgG आके अटैच होती है, इओजिनोफिल पे तो IgE आके अटैच होती है। जो हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं उनके ऊपर IgG आके अटैच होती है, और वो एंटीजन पकड़ते हैं और ये ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करते हैं और उसको फैगोसाइटोज कर लेते हैं। तो मतलब ये इसको कहते थे एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक, सेलुलर साइटोटॉक्सिक, मतलब एंटीबॉडी पर डिपेंड है ये वाले सेल्स, और उसको फैगोसाइटोज कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एंटीबॉडी डिपेंडेंट, और न्यूट्रोफिल भी इसी में आता था। अच्छा, अब दूसरा है ऑप्सोनाइज करके, कम्प्लीमेंट की हेल्प। हमने ना जब जनरल पैथोलॉजी पढ़ते थे हम C3b के बारे में, कि ये ना बैक्टीरिया को ज़्यादा मतलब वो बना देता था, डिलीशियस बना देता था, टेस्टी बना देता था, जिसकी वजह से ऑप्सोनाइजेशन हो जाती थी। उसके बाद कम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प लेता है, ऑप्सोनाइज कर सकता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है, और बाइंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। डायरेक्टली एंटीबॉडी खुद भी जो टॉक्सिन्स होती हैं उनके साथ अटैच होकर उनको ख़त्म कर देती है ये वायरस को, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 4 तरीके हैं इनको मारने के लिए जो हमें पता होने चाहिए। ऑप्सोनाइजेशन, एक्टिवेटिंग कम्प्लीमेंट सिस्टम, ADCC, और न्यूट्रलाइज करके उसको न्यूट्रलाइज कर देना उसके इफेक्ट को। सिंपल इज़ दैट। उसके अलावा कुछ ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ भी होती हैं थेरापेटिक, ये हमें पता है ऑलरेडी। हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो कि ब्लॉक कर देती हैं एंटीबॉडीज़ को, ताकि रिएक्शन ना हो आपकी। जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना तो हम ऐसी ड्रग्स देखते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ ना बने और हम लोगों का ट्रांसप्लांट हो सके। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा, आगे ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, ये रीड आउट कर लेना। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एंटीबॉडीज़ मेक माइक्रोब्स मोर इंगेस्टेड बाय मतलब एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स को अच्छे तरीके से फैगोसाइटोज करवा लेती हैं। सिंपल इज़ दैट। और जिसमें C3 भी बहुत हेल्प करता है एंड सो ऑन, आगे पे पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आइसोटाइप क्या होती है, एलोटाइप क्या होती है। आइसोटाइप को ऑलरेडी मैंने बताया था। आइसोटाइप हमने क्या पढ़ते थे, 2 डिफरेंट एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल IgM या IgE, ये डिफरेंट है। IgG, ये 5 इसकी आइसोटाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ की, क्योंकि हैवी रीजन का कांस्टेंट रीजन चेंज है, ठीक है। ये तो हमारे पास म्यू होता है, डेल्टा होता है, इसकी वजह से आइसोटाइप जनरेट होती हैं। डिफरेंट एंटीबॉडीज़ क्या हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। ड्यू टू कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन चेंज होता है, जिसकी वजह से। अच्छा, मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया था और मैंने कहा था हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से इसमें ना कांस्टेंट रीजन में म्यू आ रहा होता है, डेल्टा, गैमा, एप्सिलॉन और अल्फा,
जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट आइसोटाइप्स जनरेट होते हैं। अब एलोटाइप क्या है? एलोटाइप में हम पढ़ते हैं Ig1, G2, G3, G4 तक पढ़ते हैं। तो इसमें पता है क्या हो रहा है? इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ज़रा समझ लो फिर डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। बेसिकली जब हम लोग, कहाँ गया मेरे पास वो पेज, यस दिस वन, ओके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल IgG बन रही है, ठीक है। IgG के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये बी सेल था, एक बी सेल, इसके न्यूक्लियस में ये DNA था, DNA में ये चीज़ें होती हैं। अब उसने IgG बनवानी है, यहाँ से तो IgG आया, लेकिन IgG की आगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है। देखो बना बी सेल रहा है, अब बी सेल ने एक IgG बनाई जिसमें उसने V1 डाल दिया और यहाँ से D2 डाल दिया और यहाँ से J2 डाल दिया। अब ये वाली जो IgG बनी वो IgG1 बना फॉर एग्जाम्पल। अब उसने एक और IgG बनाई, IgG के लिए कांस्टेंट तो सेम है, बट यहाँ से जो इसकी कॉम्बिनेशंस है ना वेरिएबल के, वो डिफरेंट है। यहाँ से V45 आ गया और यहाँ से D23 आ गया, J3 आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन डिफरेंट है ना यहाँ से वेरिएबल, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, IgG2 बन गया। तो इसका मतलब सेम बी सेल है, बट बना डिफरेंट जो है ना हमारे पास IgG है, IgG डिफरेंट बन रही है। एक G1 है, एक G2 है, ड्यू टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एलोटाइप। इस चीज़ को रट्टा मार लो, समझ लो, सिर्फ कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है जिसकी वजह से डिफरेंट IgG बन रही है। अब मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, पूरी दुनिया में क्या IgG सेम होंगी? मेरी और आपकी क्या सेम होंगी? मेरा बच्चा, अब मेरे पास अगर मेरा बी सेल IgG जो बना रहा है, तो IgG तो सबकी सेम है, लेकिन विद इन द बॉडी IgG1 है, IgG2 आपस में डिफर कर रही हैं ड्यू टू एलोटाइप्स एंटीबॉडीज माइट बी द सेम आइसोटाइप सेम है, आइसोटाइप मतलब IgG है फॉर एग्जाम्पल, बट हैव एडिशनल फीचर्स दैट वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। हमारे, क्योंकि हमें पता है ये DNA हमारे माँ बाप से आता है, पेरेंट्स से आता है, तो हमारे पास IgG मेरी और आपकी डिफरेंट है। अब समझ आया? माइट बी पॉसिबल मेरा जो बी सेल है वो IgG1 बना रहा हो और आपका बी सेल IgG2 बना रहा हो, माइट बी पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड एलोटाइप्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड आइसोटाइप्स क्लासेस। मुझे लगता है इसको ना कल स्टार्ट करूँ मैं, आज के लिए मेरी एंड हो गई है, कल इसको स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट कर देते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई बात समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।